हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है 2005 से लेकर 2024 तक। अपने जितने भी यूजीसी नेट के हिंदी के पेपर हुए हैं, यानी हमारे हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू है, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है। और आज अपनी ये 42वीं क्लास है। कौन सी है? 42वीं क्लास है। जिस भी बच्चे ने 41 क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। क्या भाई? अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। क्या? जो उच्च प्राणी मनुष्य है वह भी क्या है? केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये क्या भाई? ये एक कथन है। तो उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? ठीक है। तो श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, करुणा, भाव या मनोविज्ञान। तो ये भाई भाव या मनोविकार से क्या है? ये पंक्ति ली गई है और ये क्या है? निबंध है। और ये श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, करुणा, भाव और मनोविकार, ये सभी निबंध भाई हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? क्या भाई? भारत में जब अंग्रेजों का प्रभाव क्या था? बढ़ने लग रहा था। ठीक है। प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित। ठीक है। जो अंग्रेजों का क्या था? प्रभाव बढ़ने लग रहा था। तो भाई पद्माकर ने कौन से राजा का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करते हुए यह कवित्त पढ़ा था? तो देखते हैं। मीनागढ़ बम्बई समुंदर मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ाओगे, बाका निरप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगी दबा वेगो, दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झटपट करी, कभुक लता कलकत्ता को उड़ाओगा। ठीक है। तो ये पंक्तियाँ भाई कौन से राजा से कही थी पद्माकर ने? तो जगत सिंह को, दौलत राव सिंधिया को, अनूपगिरी को या रघुनाथ राव को? तो रघुनाथ राव को पद्माकर ने ये पंक्तियाँ कही थी भाई। तीसरा क्वेश्चन है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? जो वट वृक्ष की छाया में है, ठीक है, वो कौन से लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर या अमृत राय? तो अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहनी सुनहि वधु विधि सब संता। क्या भाई? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो देखते हैं किससे कहलवाई है तुलसीदास ने बात। याज्ञवल्क्य से, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति, या काकभूषणी से, या शिव से? तो शिव जी से क्या है? ये बातें कहलवाई है भाई। अगला क्वेश्चन है पांचवा, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? किसमें भाई? बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। मैथिली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी या मगही? तो भाई छत्तीसगढ़ी क्या है? बिहारी वर्ग में नहीं आती है। मैथिली, भोजपुरी और मगही आती है भाई। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ी किस में आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है।
ठीक है। क्या भाई मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो देखते हैं। आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य या सत्याग्रह भाई। तो चंद हसीनों के खतून जो है वो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है भाई। और ये चंद हसीनों के खतूत किसका उपन्यास है? तो ये पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का उपन्यास रहेगा। किसका? उगर जी का। पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का उपन्यास रहेगा। आदर्श दंपत्ति किसका है? लज्जाराम मेहता का है। किसका है भाई? लज्जाराम मेहता का है। पाप और पुण्य भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है भाई। सॉरी शर्मा का, भगवती चरण शर्मा का है। ठीक है। और सत्याग्रह, ठीक है, ये मेरे को नहीं मिला, आप इसको ढूंढ के मेरे को जरूर बताना ये किसका है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो सत्याग्रह उपन्यास है वो किस लेखक का रहेगा भाई। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ठीक है। जो राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, ये हमें बताना है। तो अभी कटरा भी आरजू, समरसेस है, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज। तो समरसेस राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज। ठीक है। आधा गांव सबसे ज़्यादा फेमस है इनका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी आधा गांव। ठीक है भाई। और ओस की बूंद, ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे राही मासूम रजा में। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ठीक है भाई। कौन से जो पश्चिमी विचारक है 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे वो हमें बताना है। तो देखते हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज, बेंड्रोता क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड, सिगमंड फ्राइड। तो भाई हमारा 8वां क्वेश्चन है जो पहला है सैमुअल टेलर कोलरिज, ये ही क्या है हमारे 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। बेंड्रोता क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड और सिगमंड फ्राइड ये सभी 20वीं सदी में मौजूद थे। तो हमारे क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? क्या भाई? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है भाई? रामचंद्र शुक्ल जी का, धीरेन्द्र वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या मुनि जिन्वी जी का है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? क्या भाई? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या आधे अधूरे। तो ये भाई संवाद लहरों के राजहंस का है भाई। और ये चारों के चारों क्या है? ये नाटक विधा से है भाई। क्या है? ये चारों के चारों नाटक विधा के हैं। ठीक है। और ये चारों के चारों भाई मोहन राकेश के नाटक रहेंगे। और जो पैरों तले की जमीन है ये इनका सबसे लास्ट का नाटक है और ये अधूरा नाटक है भाई। अगला 11वां, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता पूछा है भाई कौन है, ये हमें बताना है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह या श्रीधर पाठक। तो गुरु भक्त सिंह क्या है? ऋतु संहार के रचयिता रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ठीक है। तो देखते हैं। कुसुमांजलि, सोपान, कृषक क्रंदन। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है भाई। ठीक है। लेकिन जो प्रेम पच्चीसी है ये इनकी रचना नहीं है, ये भी प्रेमचंद्र जी की कहानी संग्रह है। इसका प्रेमचंद्र जी का कहानी संग्रह है प्रेम पच्चीसी भाई। ठीक है। और जो हमारे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं
ठीक है, इसको आप सभी को पता है। इन्होंने भाई तो जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो जी हैं, वो जो भाई श्रृंगारिक जैसे परंपराओं पर तो स्नेही उपनाम से रचना करते थे, और राष्ट्रीय भावनाओं के जितने भी इनके काव्य रचे गए हैं वो इन्होंने त्रिशूल उपनाम से इनकी रचनाएं की है भाई। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? तो भाई ये कथन किसका है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाए। तो ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, विजय देवनारायण शाही का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो विजय देवनारायण शाही का ये कथन रहेगा भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। जो हरिदासी संप्रदाय हैं उस संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है, ये पूछा गया है भाई। तो आत्मनिष्ठ है, लोक हितरक्षक है, लोक निरपेक्ष है या जीवन सापेक्ष है? तो भाई हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक हित रक्षक है, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। ठीक है, और जो हरिदासी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन हुए हैं? तो स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। क्या भाई संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, ये हमें बताना है। तो सुनीति कुमार चटर्जी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का, नामवर सिंह का है, रामविलास शर्मा का। तो ये विचार भाई नामवर सिंह का है। 16वां क्वेश्चन है, रस गगन गुफा में अजर झरे अजप्पा सुमरिन आप करे, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? क्या भाई रस गगन गुफा में अजर झरे अजप्पा सुमरिन आप करे, तो उक्त पंक्तियों में जो गगन गुफा है, ठीक है, ये गगन गुफा है, ठीक है, इसका अभिप्राय हमें बताना है। तो आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, मूलाधार चक्र, सहस्रारीय चक्र। तो भाई मूलाधार चक्र गगन गुफा का अभिप्राय है। आगे भाई 17वां क्वेश्चन है हमारे, कि आरे नव यौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पाय छयो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि वह आंशिक रूप से रूप वर्ण करने में समर्थ है, या रूप वर्ण करने में संभ्रम की स्थिति में है, या रूप वर्ण करने में असमर्थ है, रूप वर्ण करने में समर्थ है। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक है कि कवि भाई रूप वर्ण करने में संभ्रम की स्थिति में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ठीक है भाई, ऐसा इनमें से कौन सा कवि है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, वो हमें बताना है। अमीरदास, राम सहाय, चिंतामणि, मतीराम। तो चिंतामणि जो है इन्होंने क्या है, सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है, इनके आप सभी को पता सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है वो है कवि कुल कल्पद्रुम, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, कवित विचार है, ठीक है, और छंद विचार पिंगल है। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है चिंतामणि की। अगला क्वेश्चन है 19वां, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? क्या भाई तपेदिक की मरीज है मन्नो, ठीक है, तो की कथा और जो मन्नो है उसकी कथा भाई इनमें से कौन सी कहानी में चित्रित है, ये पूछा गया है। सुहागिने, मैं हार गई, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब। तो भाई
जो सुहागिने हैं, ठीक है, इसमें जो तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा चित्रित है सुहागिने में, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 20वां क्वेश्चन है, प्रेम शतक के रचनाकार है, जो प्रेम शतक है उसके रचनाकार कौन है, ये हमें बताना है। तो अंबिका दत्त व्यास, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो वियोगी हरि जो है, ठीक है, वो प्रेम शतक के क्या है, रचनाकार है। भाई आप सभी को पता है प्रेम, जो प्रेम है इसके ऊपर काफ़ी सारे लेखकों ने क्या की है, रचनाएं लिखी हैं। जैसे प्रेम रतन, ठीक है, प्रेम रतन किसका, लक्ष्मी राम का है। ठीक है, प्रेम सुमारक गोविंद सिंह का है। प्रेम संपत्ति माला, क्या भाई, प्रेम संपत्ति माला है जगमोहन सिंह की। ठीक है, प्रेम संगीत है भाई भगवती चरण वर्मा का। प्रेम चंद्रिका है देव की। ठीक है, ऐसे भी काफ़ी सारे प्रेम के ऊपर क्या है, ये रचनाएं की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या रीतिकालीन काव्य है, वीर काव्य है, उसकी विशेषता इसमें पूछी गई है। तो राष्ट्रीय काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है, बिल्कुल ठीक है भैया। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, ये नहीं है। इसमें चमत्कारिक वर्ण और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, ये भी क्या है, ठीक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का विवरण किया गया है, ये भी नहीं है। तो इसके सही उत्तर हमें बताने हैं, ए और 3 हैं। अगर गलत पूछा जाता तो हमारा 2 और 4 होता भाई। तो 1 और 3, तो हमारा 1 और 3 भाई। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इसमें 3 नहीं है, ठीक है, तो ये काट दो, ये काट दो। ठीक है, अब इसमें 1 और 3 है लेकिन 4 भी आ गया, 4 इसमें क्या था, गलत था भाई। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक है, 1 और 3 भाई, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, जनेंद्र की कहानियों के पात्र। ठीक है, जो जनेंद्र है उनकी कहानियों के पात्र हमें बताने हैं। तो देखते हैं, शमशेर, जुलेखा, ईश्वरचंद, बेंजिलो नहीं है भाई इनकी कहानी के पात्र। तो 1, 2 और 3, और क्या पूछा, सही उत्तर को चुनिए, जो इनके कहानी के पात्र वो हमें बताना है। तो 1, 2, 3, 1, 2 4, 1, 2, 4 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है वो पूछा है। तो अंधा कुआं, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई या अरे मायावी सरोवर। तो भाई अंधा कुआं है, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई है, लेकिन अरे मायावी सरोवर इनका नहीं है नाटक। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित में से हमारे इसमें से आत्मकथाएं कौन कौन सी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, सही उत्तर बताना है। तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, वसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। तो देखते हैं भाई, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, वसंत से पतझड़ तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाई आत्मकथाएं हैं। तिरस्कृत ये क्या है, दलित आत्मकथा है। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 पहले में ही है। अगला है 25वां क्वेश्चन, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता क्या। जो रहीम जी है उनकी कविता का क्या नाम है, नगर शोभा। तो इसकी मुख्य विशेषता पूछी गई है, वो हमें बताना है। तो इसमें नगर का संकुचित वर्ण किया गया है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी है।
ठीक है। और देखो सही उत्तर बताना है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जातियों की स्त्रियों का वर्ण किया गया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। और इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये क्या है, ये गलत है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है, ये भी क्या है, ठीक है। इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है हमारा। पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। तीसरा गलत है। देखो भाई, जहाँ जहाँ 3 आया हुआ यहाँ 3 है, यहाँ नहीं आया, यहाँ 3 है, इसलिए ये भी काट दो। ठीक है। देखो एक इसमें 1 और 4 है लेकिन 2 नहीं है, तो 1, 2 और 4 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सही है वो हमें बताना है। तो विष्णुप्रिया खंडकाव्य है, सिद्धराज खंडकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, ये भी क्या है, खंडकाव्य है। क्या है भाई, खंड काव्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना गलत रहेगा। तो देखो इसमें सही पूछा है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही पूछा है, 4 जिसमें आएगा वो क्या है, कट हो जाएगा भाई। तो यहाँ भी 4 है, कट हो गया, यहाँ भी 4 है, कट हो गया, यहाँ तो कुछ आया नहीं, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, यंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फोहड़ा, काज का जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, बिल्कुल ठीक है। इंद्रिय दमन करने वाला हो, नहीं भाई। कूट भाषा बोलने वाला हो, नहीं। महासुखवादी हो, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये और ये दोनों ठीक है, ये क्या है, दोनों गलत हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला और चौथा क्या है भाई, जो पहला और चौथा है वो क्या है, ठीक है। पहला देखो, पहला और चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सी में, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 28वां, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है। क्या भी सूरदास के बारे में पूछे, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन बिल्कुल सही है वो हमें बताने हैं। तो देखते हैं। उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में लिखा भी, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, ये क्या गलत है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण, ये भी दोनों गलत है। तो ए और 2 हमारे ठीक रहेगा, और सही उत्तर का हमें चयन करना है भाई। तो 1 और 2 हमारा ठीक है, यानी ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 29वां क्वेश्चन है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीति, प्रति गाटी दुर्जन ही दई नहीं है रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है भैया। जो ऊपर जो दोहा दे रखा है इसके विषय में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, क्या है इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, ये भी क्या है, ठीक है भाई। तो ये दोनों गलत है, तो 1 और 2 हमारा ठीक रहेगा, 1 और 2 ठीक रहेगा, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्या भाई जो सुमित्रानंदन पंत जी थे उनकी इन कृतियों में जो नीचे दे रखी है इनमें से अरविंद दर्शन की कृति कौन सी है। तो गुंजन, सौवर्ण, रजशिखर, ग्राम्य, ये चारों की किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की ही रचनाएं हैं। तो भाई इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सी रचना है,
सोवरण, ठीक है, और रजत शिखर, ये दोनों रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित है सुमित्रानंदन पंत की। तो 1 और 3 हमारे सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवी, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भई चिकनिया, अब हरि भई चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण छेला हो गए हैं या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो भाई क्या है, श्री कृष्ण जी चिकने घड़े तो बिल्कुल नहीं हुए, तो चिकने चुपड़े हो गए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण छेला हो गया है, नहीं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो भाई 2 और 4 ये ऑप्शन दोनों ठीक रहेंगे। 2 और 4 भाई बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला 32वां क्वेश्चन, तना बुन्ना तजो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवी खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है। ठीक है भाई, क्या है मुसी मुसी का भावार्थ पूछा है, तो क्या है इसमें देखते हैं। मन ही मन रोना नहीं, सिसक सिसक कर रोना बिल्कुल ठीक है, मुसी मुसी का पूछा है। दहाड़ मार कर रोना नहीं, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो 2 और 4 हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 और 4 भाई हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33वां, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह, ठीक है, वो हमें बतानी है। जो हरिशंकर परसाई जी है उनके निबंध संग्रह हमें बताने हैं। तो आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो ये जो भाई चारों के चारों है ये हरिशंकर परसाई जी के ही निबंध है। ठीक है, सारे ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 4 नहीं दे रखा। ठीक है, देखो 1 3 4, यहाँ पे 2 देते तो ये ठीक हो जाता, यहाँ पे 1 2 3, अगर यहाँ पे 4 देते तो ठीक हो जाता, यहाँ पे तो 1 और 2 ही है, 3 7 तो है ही नहीं, और यहाँ पे 1 3 4 अगर एक ऑप्शन देते ये भी ठीक हो जाता। देखो ये सारे के सारे निबंध ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना, ये हरिशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह रहेंगे भाई। अगला 34वां क्वेश्चन, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन सा है। ठीक है, क्या भाई विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन सा है। तो वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर उस शहर तक। तो वे दिन, 7 नदियाँ एक समुंदर उस शहर तक, ये क्या है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। लेकिन रुकोगी नहीं राधिका ये उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है, और ये किसका है, ये उषा प्रियवदा जी का है। ठीक है, और वे दिन किसका है, वे दिन है भाई निर्मल वर्मा का। किसका है, निर्मल वर्मा का है। ठीक है, और जो ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है वे दिन, वो भाई है चेकोस्लोवाकिया पर आधारित है भाई। ठीक है, इस कथा पर आधारित है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया कथा पर आधारित है भाई ये। और जो हमारा है 7 नदियाँ एक समुद्र, ये किसका, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। और बहिश्ते जहरा, ठीक है, ईरानी क्रांति पर लिखा गया विश्व में यह पहला उपन्यास रहेगा भाई। और उस शहर तक, ये किसका है, तेजिंदर जी का उपन्यास है, तेजिंदर जी का उपन्यास रहेगा भाई। ये भी विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो अपना 1 2 और 4, ठीक है, ये बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किन का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से है। ठीक है,
तो इनमें से जो नीचे दे रखे हैं, इनमें से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से रहेगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। सिपाही, आदरा, देनिकी, पुष्प की अभिलाषा। तो सिपाही और पुष्प की अभिलाषा किसके? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं रहेंगी भाई। और ये भी क्या है? इनकी कविताएं हैं। क्या है? ये कविताएं हैं। तो पहला 1 और 4 डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इसका। ठीक है। आदरा किसकी कहानी है? ये कहानी है आदरा मोहन राकेश की है। किसकी है भाई? मोहन राकेश की है। ठीक है। और देनिकी ये डायरी है। क्या है? ये डायरी विदा की है। ठीक है। और किसकी है ये? सियाराम शरण गुप्त की। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त जी की है ये भाई। ठीक है। इसलिए भी जो निशान लगे रहते हैं उन पे मत जाया करो। जो मैं करवा रही हूँ वो देख लिया करो भी मैडम क्या करवाने लग रही हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों, जो रीतिकालीन आचार्य थी उनकी 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? देखो भाई, जब मैंने रीतिकाल करवाया था आपको हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन वाली जो मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें मैंने जो आपको रीतिकाल करवाया था तब मैंने ये सभी बताई थी। ठीक है। और उसके बाद भी जब मैंने रीति क्लास के PYQ की क्लास दी थी आपको, ठीक है, मैराथन दिया था PYQ की क्लास का, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने ये बता रखा है। तो पहला है उद्भावक आचार्य, बिल्कुल है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं भाई। ठीक है। उसमें उद्भावक आचार्य है, व्याख्याता आचार्य है, उद्गाता आचार्य है, लेकिन कवि शिक्षक नहीं है। और ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी क्या है, बार बार में रिपीट होता रहता है। कभी स्टेट में भी आता, ये नहीं है भाई UGC नेट में ही आया है, ये हर पेपर में जहाँ पर हिंदी साहित्य आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप इसको ध्यान से याद कर लेना। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4, ठीक है, 1, 2 और 3 होना चाहिए हमारा। 1, 2, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, गलत हो गया। 1, 2 और 3, तो डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 37वां क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ठीक है। तो हमें बताना है। झूठा सच है, तमस है, कितने पाकिस्तान है, लेकिन छोटे छोटे महायुद्ध क्या है? देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास नहीं है भाई। ठीक है। और जो झूठा सच है, जो हमारा झूठा सच है वो किसका है? झूठा सच यशपाल जी का है। ठीक है। किसका है? यशपाल का है। और ये देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। ठीक है। और भाई तमस किसका है? भीष्म साहनी जी का है। ये भी क्या है? देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर का है। ये भी देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। तो 4th नहीं है, तो 4 यहाँ है, काट दो भाई। अब देखो, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 38वां क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जो रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं पूछी है भाई, कौन कौन सी है, ये हमें बताना है। तो यह रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। ये भी ठीक है। इसमें भी आगे देखते हैं, पहला दूसरा ठीक है। इसमें अनुपार्षदयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भी ठीक है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। ये क्या है? गलत है। और इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है। डी ऑप्शन अपना गलत है, यानी 4 गलत है। तो 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 गलत, तो बी ऑप्शन अपना ठीक हो गया भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? एक अभी प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है। नहीं है पूछा है, तो व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध या एकेश्वरवाद। तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद ये क्या है? प्रगतिवादी मूल्य नहीं है भाई। ठीक है। ए और 4
यानी यथार्थ चेतना भी है प्रगतिवादी और इतिहास बोध भी है। और ए और 4 जो है यानी व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, ये प्रगतिवादक मूल्य नहीं है भाई। ठीक है। और देखो प्रगति काव्य की विशेषता मैं आपको बता रही हूँ, जो भी बच्चा नोट करना चाहता है उसको नोट कर सकता है। ठीक है। जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी विशेषता भाई समाजवादी यथार्थवाद। ठीक है। उसका चित्रण किया गया है, देखो सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है प्रगतिवाद में। ठीक है। प्रकृति के प्रति लगाव हुआ है, क्या भाई, प्रकृति के प्रति लगाव भी है प्रगतिवाद में। ठीक है। नारी प्रेम भी है प्रगतिवाद में। राष्ट्रीयता भी है प्रगतिवाद में भाई। सांप्रदायिकता का विरोध भी है, किसका, सांप्रदायिकता का विरोध भी रहा है इसमें। ठीक है भाई। और बोधगम्य भाषा व व्यंग्यात्मकता है। मुक्त छंद का प्रयोग है इसमें। ठीक है। मुक्तक काव्य रूप का प्रयोग हुआ है। तो ये विशेषताएं किसकी थी, प्रगतिवाद की विशेषताएं मैंने आपको बताई है भाई। 40वां क्वेश्चन है हमारा, क्या भाई 40वां क्वेश्चन है, यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समायो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समायो श्याम रंग में। ठीक है। उक्त काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त कहना चाहता है, तो भाई क्या कहना चाहता है, यहीं से है ना। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया, नहीं भाई ये तो नहीं कहना चाहता। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया, ये नहीं है भाई। तो सही पूछा है, तो सही 1 और 3 है, सॉरी 2 और 3 है। तो 2 और 3 है यानी 4 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 और 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला 41वां क्वेश्चन यानी अपने मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम क्या है। ठीक है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। तो भाई जो हमारा काव्यादर्श है ये किसका है, ये है दंडी जी का। ठीक है। सबसे पहले दंडी जी आएंगे, 7वीं सदी के हैं। ध्वन्यालोक किसका है, आनंद वर्धन जी का है, ये 9वीं सदी के हैं। ठीक है। काव्य मीमांसा किसका है, राजशेखर का है। ठीक है। ये भी 9वीं शताब्दी के आसपास ही आते हैं। ठीक है। ये 880 और 9वीं 20 ईस्वी के मध्य आए हुए हैं। और वक्रोक्ति जीवितम, जो वक्रोक्ति जीवितम है भाई ये कुंतक का है, 10वीं और 11वीं सदी के बीच में ये आते हैं। तो भाई अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है भाई, रचनाएं दे रखी, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। तो झरना 1916 की रचना है। इनका किसकी रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की है भाई। अनामिका निराला जी की है, किसकी है, निराला जी की, और 1923 की है। और निराला जी का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। पल्लव किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है भाई, और ये 1928 की रचना रहेगी। निहार किसकी रचना है, ये है 1930 की रचना, महादेवी वर्मा की है भाई। तो देखते हैं, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। झरना 1916 में है, अनामिका 1923 में है, और पल्लव 1928 में है, निहार 1930 में। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह को, क्या है, कहानी संग्रह है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। सतह से उठता हुआ आदमी, क्या भाई, सतह से उठता हुआ आदमी 1971 का है। और किसका है ये, मुक्तिबोध का है भाई। इंसान के खंडर, मोहन राकेश का है ये। ठीक है। और क्या है, ये कहानी संग्रह है।
और 1950 का है। परिंदे निर्मल वर्मा जी का 1960 का है। ये यूजीसी नेट में लगा हुआ परिंदे कहानी। पीली छतरी वाली, जो पीली छतरी वाली लड़की है ठीक है, ये किसकी है? उदय प्रकाश की है और 2001 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो पहला आएगा 1950 इंसान के खंडर, तो भाई सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना ठीक हो गया। फिर 1960 परिंदे, फिर 1971 सतह से उठता हुआ आदमी, फिर वो 2001 पीली छतरी वाली लड़की, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला 44वां क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। कालक्रमानुसार जो सबसे पहले हमारे आचार्य हुए हैं उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पहले रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, बल्लवाचार्य। तो रामानुजाचार्य पहले आएंगे, तो डी और बी ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गया ही। तो रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था और ये भाई आपको पता है विशिष्टता द्वैतवाद और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। और निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था 1160 ईस्वी में, ठीक है। ये द्वैतवाद और निम्बार्क संप्रदाय के क्या थे? संपादक थे। और मध्वाचार्य, जो मध्वाचार्य इनका जन्म हुआ था 1199 ईस्वी में, ठीक है। ये द्वैतवाद एवं ब्रह्मा समाज के संपादक थे। वल्लभाचार्य का 1479 में हुआ था, ठीक है। ये शुद्धाद्वैतवाद एवं वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं भाई। तो अपना भाई देखते हैं इसके अकॉर्डिंग 1017, 1160, 1199, तो ए ऑप्शन अपनी ठीक रहेगा भाई, बिल्कुल 44 का ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 45वां क्वेश्चन है भाई, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। क्या भाई अंधा युग नाटक आप सभी के यूजीसी नेट में लगा हुआ है, इसमें कितने 5 अंक है, कितने हैं? 5 अंक है। तो भाई उसका अनुक्रम हमें बताना है। इसमें 4 दे रखे, लेकिन मैं आज आपको पाँचों के पाँचों आपको बताऊंगी और कहाँ पे अंतराल आता है, कहाँ पर समापन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी भाई। तो देखो कौरव नगरी सबसे पहले आएगा, पशु का उदय, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा। पहले कौरव नगरी, दूसरे पे पशु का उदय, तीसरा है अस्थामा का अर्धसत्य, ठीक है, चौथा है गंधारी का श्राप। तो ए ऑप्शन तो अपना बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और पांचवा है, ठीक है, पांचवा अंक है अपना विजय एक कर्मिक हत्या। क्या है? विजय एक कर्मिक हत्या, ये अपना पांचवा अंक है, ठीक है। और इसमें एक अंतराल भी है, अंतराल कहाँ पे आता है? तीसरे और चौथे के बीच में, ठीक है। जो तीसरा अंक और चौथा अंक है उसके बीच में क्या आता है? अंतराल आता है। ये काफ़ी बार पूछा गया भाई, अंतराल भाई जो अंधा नाटक है उसमें जो अंतराल है वो किस किस अंक के बीच में आता है, ठीक है। तो तीसरे चौथे में क्या आता है? अंतराल आता है। और अंतराल के अंदर क्या कुछ बताया गया है? इसमें पंख, पहिए और पटिया बताई गई है, पंख, पहिए, पटिया बताई गई है, ठीक है। और हमारा पांचवें अंक के बाद आता है समापन। क्या आता है? समापन। समापन में क्या बताया गया? प्रभु की हत्या, प्रभु की मृत्यु। क्या भाई? प्रभु की मृत्यु, ये बताया गया है समापन में। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है भाई। अगला 46वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, ठीक है। तो भाई जो मधुशाला है, ठीक है, इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी सबसे पहले यही आएगी, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। 1935 में मधुशाला थी, कहीं कहीं 36 भी दे रखा, कहीं भी 35 भी दे रखा। एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी ये है 1945 और मिलन यामिनी ये है 1950 भाई, ठीक है। तो मधुशाला सबसे पहले आएगा, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट हो जाएगा। 1935, फिर एकांत संगीत 1939, तो सी ऑप्शन भी कट हो गया, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
फिर सतरंगिनी 1945 है सतरंगिनी, ये रहा। फिर 1950 मिलन यामिनी भाई। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। किसके भाई? जयशंकर प्रसाद की सही, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके जो काव्य कृतियाँ नीचे दे रखी है उनका अनुक्रम में सही बताना। तो आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। क्या भाई? आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सभी रचनाएं किसकी है, यानी काव्य किसके भाई? जयशंकर प्रसाद के ये काव्य रहेंगे भाई। तो हमारा जो प्रेम पथिक है, ठीक है, इसका प्रकाशन 1914 में, ठीक है। आंसू का हुआ भाई 1925 में। जो लहर है 1933 में आई। कमायनी 1935 और कहीं कहीं 1936 भी है इसका प्रकाशन। तो लास्ट में तो कमायनी आएगी, तो कमायनी 2 में है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। और 1914 में प्रेम पथिक, तो दोनों में प्रेम पथिक है भाई 1914। फिर 1914 के बाद इसमें है 1925 यानी आंसू, तो आंसू बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना ठीक है, सी भी कट हो गया। और लहर आई थी 1933 में, कमायनी आई 1935 में, या 1936 भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा 47वें क्वेश्चन का भाई। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। किसके? जन्म काल के अनुसार भाई। तो श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या सुमित्रा नंदन पंत भाई। तो देखते हैं, जो श्रीधर पाठक है इनका जन्म हुआ था 1859 में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का हुआ था 1890 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का हुआ था भाई 1865 में, ठीक है, 1865 में। और सुमित्रा नंदन पंत का हुआ था 1900 में, यानी सबसे पीछे तो 1900 वाला आएगा, यानी सुमित्रा नंदन पंत आएंगे। यहाँ पे भी है, ये तो कट हो गया, यहाँ पे भी है। तो पहले देखते हैं हम 1859 आएगा सबसे पहले, 1859 श्रीधर पाठक यहाँ भी है, ये भी कट हो गए दोनों, ठीक है। फिर 1859 के बाद 1865 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद यहाँ है, तो ए ऑप्शन भी कट हो गया, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर भाई इसके बाद जयशंकर प्रसाद 1890 ईस्वी, फिर सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला है 49वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, कठगुलाब, ठीकरे की मंगनी, शेष यात्रा, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो भाई कठगुलाब किसका है? कठगुलाब है मृदुला गर्ग का, 1996 का, ठीक है। ठीकरे की मंगनी ये नासिरा शर्मा का है। किसका है? नासिरा शर्मा का उपन्यास है और 1979 का है। शेष यात्रा ये उषा प्रेमवदा का है, 1984 का, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के ये किसका है? कृष्णा सोबती का, 1972 का भी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सूरजमुखी अंधेरे के 1972, सूरज किसका बताया मैंने? कृष्णा सोबती जी का, तो बी ऑप्शन अपना ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर शेष यात्रा 1984, ठीकरे की मंगनी 1979, कठगुलाब 1996, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला है 50वां क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, जो साहित्य सिद्धांत हैं उनका बताना है, और ये साहित्य सिद्धांत किस में आए? रीतिकाल में आए। तो रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, यही है सबसे पहले वाला, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल क्रम से पहले रस आया, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर ध्वनि, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 51वां क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है जो रस संप्रदाय, देखो सबसे पहले जो रस संप्रदाय है वो किसका है? भरत मुनि का है। भरत मुनि जी सबसे पहले आए थे, ठीक है। और जो अलंकार संप्रदाय है ये किसका है? भामा का है, ठीक है। रीति संप्रदाय किसका है? वामन का है भाई, ठीक है। ध्वनि आनंद वर्धन का है। किसका है? आनंद वर्धन का है,
ठीक है, अब देखते हैं 51वां क्वेश्चन। तो 51वें क्वेश्चन में है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। किसके? कालक्रम की दृष्टि से। तो भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। जो भाव विलास है ये 1689, काव्य निर्णय 1746, जगत विनोद रस रहस्य 1670, जगत विनोद है हमारा 1810 भाई। ठीक है, तो सबसे पहले रस रहस्य आएगा 1670, फिर भाव विलास, फिर काव्य निर्णय, फिर जगत विनोद 1810 भाई। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और रस रहस्य किसका है? रस रहस्य किसका भाई? कुलपति मिश्र जी का है। भाव विलास किसका है? देव का है। काव्य निर्णय किसका? भिखारी दास का है। और जगत विनोद किसका है? पद्माकर का है। 52वां क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। किसके? विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, शिरीष की याद आई, तमाल के झरोके से शेफाली झर रही है, और रथ यात्रा। तो भाई देखते हैं, पहले शिरीष की याद आई तो कब आई थी? 1995 में शिरीष की याद। तमाल के झरोके से 1981, शेफाली झड़ रही है 1989, रथ यात्रा 2002 में। और ये किसके? विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह है भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1981 आएगा, तमाल के झरोके से। तो 2 में है तो इसे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तमाल के झरोके से 1981, फिर शेफाली झर रही है 1989, ये भी कट हो गया भाई। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर शिरीष की याद आई 1995 में, फिर रथ यात्रा 2002 में भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 53वां क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, सरप्पा, हेमचंद्र, अद्यमान, पुष्पदंत। तो सरप्पा तो सबसे पहले आएंगे, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। हेमचंद्र से पहले कौन आएगा? पुष्पदंत आएगा, तो ये भी कट गया। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है 54वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, सहचर है समय, आज के अतीत। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 1969 की है भाई ये। ठीक है, टुकड़े टुकड़े दास्तां तो ये किसकी? अमृतलाल नागर की है, और 1996 की है ये आत्मकथा भाई इनकी। सहचर है समय ये रामदृश मिश्र जी की है आत्मकथा। ठीक है, और 1991 की है ये। ठीक है, आज के अतीत ये भीष्म साहनी की है आत्मकथा 2003 की भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहले क्या भूलूं के याद करूं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी के है। टुकड़े टुकड़े दास्तां किसकी है? अमृतलाल नागर की है। ठीक है, सहचर है समय ये किसकी है? रामदास मिश्र जी की है। और आज के अतीत किसके है? भीष्म साहनी जी के। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक हो गया भाई। और आप सभी को पता है जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनकी 4 आत्मकथाएं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनकी आत्मकथाओं के भाग है। उनमें से क्या भूलूं क्या याद करूं सबसे पहली है 1969 की। ठीक है, फिर है नीड का निर्माण, फिर क्या भाई? नीड का निर्माण फिर पहले भी मैंने लिखवाया आपको, अब फिर लिखवा रही हूँ। नीड का निर्माण फिर कब हुआ था? नीड का निर्माण फिर 1970 में। ठीक है, फिर उसके बाद है बसेरे से दूर, ये लिख सकते हो आप, बसेरे से दूर इनकी ही आत्मकथा है ये 1978 में भाई। ठीक है, पहली आत्मकथा ये, दूसरी ये, तीसरी आत्मकथा का भाग ये, और चौथी का है भाई 10 द्वार से सोपान तक। क्या भाई? 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 की है भाई। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग है, 4 आत्मकथाएं बताते हैं इनकी। तो ये ऑप्शन अपना इसका ठीक रहेगा। अगला 55वां क्वेश्चन, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, आई रिचर्ड है, ऑस्कर वाइल्ड है, मैथ्यू ओनल्ड है, सैमुअल टेलर कोलरिज है भाई। तो देखो, कोलरिज सबसे पहले आएंगे। ठीक है, कोलरिज सबसे पहले आएंगे, बी ऑप्शन तो वैसे भी ठीक हो गया।
फिर मैथ्यू आर्नल्ड आएंगे, फिर ऑस्कर वाइल्ड आएंगे, फिर आइए रिचर्ड आएंगे। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, ये हमें करने हैं। ठीक है, स्थापना को अभिकथन भी कह देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में असर्जन होता है। तो देखते हैं स्थापना। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। तर्क है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं, ये भी ठीक है। तो ए भी ठीक है और आर भी सही है भाई। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है हमारा, यानी स्थापना है। संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, नहीं, क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक और वर्धक होते हैं, ये भी दोनों गलत है, दोनों ही गलत है भाई। स्थापना है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता, ये ठीक है। जो क्लासिक नाटक का वो देश कालातीत नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है, ये क्या है, ये गलत हो गया भाई। तो ए सही है और आर गलत, डी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है स्थापना है भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जाता है। क्या अभी भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का लक्षण माना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तर्क है क्योंकि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसा संवाद की प्रणाली पर भी पड़ता है, ये क्या है, गलत हो गया। तो ए सही है हमारा और आर गलत है, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है स्थापना है यानी अभिकथन है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, नहीं भाई गलत है ये। इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा, ये भी क्या है, गलत है, दोनों ही गलत है। सी ऑप्शन ठीक है, दोनों ही गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है काव्य और कला सर्जन संघर्ष का फल है। जो क्या भाई, काव्य और कला सर्जन क्या है, संघर्ष का फल है, ये बिल्कुल ठीक है। तर्क है क्योंकि सृजनशील व्यक्ति गतिशीलता के साथ अपने समय अभाव और दबावों से जूझता है, ये भी क्या है, ठीक है, ए और आर सही है बिल्कुल। अगला है क्वेश्चन, फिर स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है। स्थापना है यानी अभिकथन है मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, ये क्या है, ये भी गलत है। तर्क है क्योंकि यह एक असत्य कथा है, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है, ये भी क्या है, गलत है। तो ये भी गलत है और आर भी गलत है, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला कथन है भाई अभिकथन है यानी स्थापना है सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या भी सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, गलत है ये। लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता, ये ठीक है। तो ये ठीक है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है स्थापना यानी अभिकथन है बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनमें कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है किंतु ये साध्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तर्क है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है, ये क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है अभिकथन या स्थापना है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये क्या है, गलत है। तर्क है लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, ये भी क्या है, गलत है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है भाई, स्थापना है यानी अभिकथन है, रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न सविकल्प। ठीक है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभाषित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। तो ए सही है ना, सॉरी ए गलत है, आर सही है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है फिर यही है भाई, स्थापना तर्क वाले अभिकथन है, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मासल प्रेम का काव्य है। गलत है। तर्क, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। क्या भी, छायावाद में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई, ये भी क्या है, गलत है। तो भाई ए भी गलत है, आर भी गलत है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे फिर यही क्वेश्चन है, अभिकथन है यानी स्थापना है, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। क्या भी नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। बिल्कुल ठीक है। तर्क है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुष के अस्तित्व को नकारता है। ये क्या है, गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर अभिकथन है, अभिकथन है यानी स्थापना है, परंपरा रूढ़ी पालन नहीं। क्या भी, परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। ये क्या है, गलत है। तर्क, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। ये ठीक है भाई, ठीक है। अतीत के प्रति तो आसक्ति होती है और परिवर्तन का इसमें निषेध होता है। तो ए गलत है, आर सही है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। 17वां क्वेश्चन है भाई, फिर यही क्वेश्चन है, अभिकथन है, कला भी ज्ञान का एक प्रकार। क्या भी, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। बिल्कुल ठीक है। तर्क, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भाषित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में परिवर्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। ये भी ठीक है, यानी दोनों ही ठीक है। ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन 71वां यही क्वेश्चन है, अभिकथन और स्थापना तर्क वाले। अभिकथन है, काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही प्राय होता है। क्या भी, काव्य श्रवण और नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही प्राय होता है। बिल्कुल ठीक है। तर्क है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। ये भी बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया। तो ए भी सही है और आर भी सही है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर यही है, स्थापना और तर्क वाले। अभिकथन है, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। क्या भाई, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। ठीक है, बिल्कुल। तर्क, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। क्या भी, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। बिल्कुल ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है। अगला 43वां क्वेश्चन है, अभिकथन है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूति वस्तुओं के व्यंजक थे। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तर्क, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। क्या भी, इसलिए सादृश्य विधान जो है वो भाषा की मूल प्रवृत्ति नहीं है। ये बिल्कुल सही है। तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ
छाया दिखाई पड़ी। ये क्या है? गलत है। तर्क, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। ये भी क्या है? दोनों ही गलत है भाई। ठीक है, ये प्रकृतिवादी कवियों के विषय में गलत बातें कही गई हैं। ए भी गलत है, आर भी गलत है। 75वां क्वेश्चन है, अभिकथन है भाई और स्थापना और तर्क वाले हैं। अभिकथन हमारा, मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है। ये क्या है? गलत है। तर्क है, इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। ये क्या है? ठीक है। ए गलत है, आर सही है। आगे है भाई, कूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मिलान करने हैं हमें। ठीक है, तो हम इनका मिलान करेंगे अब। ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। 76 से स्टार्ट हो गए हैं, 75 तक हमारे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, 76 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं भाई, 76वां क्वेश्चन है, संरचनावाद। जो संरचनावाद है वो किसका है? वो है क्लाड लेवी स्ट्रॉस का। क्लाड लेवी स्ट्रॉस का है। तो ए का 2 हो गया। अस्तित्ववाद, ये था अल्बर्ट कामू का। किसका? अल्बर्ट कामू का। तो बी का 3, ए का 2 हो गया। मूल्य सिद्धांत आइए रिचर्ड का है। मूल्य सिद्धांत आइए रिचर्ड का है। तो सी का 1। यथार्थवाद, ये जॉर्ज लुकास का है। किसका है? जॉर्ज लुकास का। जॉर्ज लुकास का यथार्थवाद, डी का 5 भाई। तो ए का 2, बी का 3, सी का ए, डी का 5। ए का 2 हो गया, बी का 3। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। आगे फिर मिलान वाले क्वेश्चन हैं, देखते हैं मिलान वाले क्वेश्चनों को। अष्टायाम रसखान की है। वीर सिंह देवचरित्र, जो वीर सिंह देवचरित्र है, ठीक है, ये किसका है? ये केसरदास का है, यानी बी का 3। रस मंजरी, ये नंददास की है। रस मंजरी किसकी है? नंददास की है भाई। ठीक है, केली काल, जो केली काल है वो स्वामी हरिदास की है। किसकी है? स्वामी हरिदास की है भाई। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 5, डी का 1 भाई। ए का 4, बी का 3। ए का 4, देखो बी का 3, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बी का 3, सी का 5 और डी का 1, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे पंक्तियाँ दे रखी हैं और उनके रचयिताओं के साथ इनको सुमेलित करना है। नीचे इनका कोट दे रखा है, तो देखते हैं भाई। पहला है पंडित शैल सत्य बखाना। क्या भाई? पंडित शैल सत्य बखाना। तो ये किसकी है? ये हमारे सरपा की है। देखते हैं भाई, ए का 3 ही है ना? हाँ, ए का 3 ही है। पंडित शैल सत्य बखाना, यहाँ पे ए आएगा, यानी ए का 3 है। आगे 9 लख पात्री आगे नाचे। क्या भाई? 9 लख पात्री आगे नाचे, ये है गोरखनाथ। एक, इनका 1 हो गया। 12 बरिस ले कुकर जिए। तो 12 बरस ले कुकर जिए, ये है जगनीक की। ठीक है, तो सी का 5 हो गया भाई। अगला है, आगे है वज्जिव घोर निशान रान चौहान चाहे दिशा। वज्जिन घोर निशान रान चौहान चसो दिशाए। तो ये चंद्रवरदाई की है भाई। तो डी का 2 हो गया। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3 हो गया भाई। ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंधित कविताओं से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। भाई रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है और उनके साथ कविताएं दे रखी हैं, उनके साथ इनका मिलान करना है। तो देखते हैं, ये भाई काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो इसको कैसे करें? ऐसे कर लेते हैं।
79वां क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, फिर भी देखते हैं भाई। पहला है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। ठीक है, ये रामकुमार वर्मा के विषय में कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, रामकुमार वर्मा के विषय में अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। तो रामकुमार वर्मा के विषय में कहा है, और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से भी आ सकते, मान लो ये दे के आपसे पूछ लिया जाएगा ये किन का कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का। ये यहाँ पे पूछा ये किन किन के विषय में है, तो ये रामकुमार वर्मा की कविताएं हैं, उनके विषय में है। अगला है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। तो ये महादेवी वर्मा के विषय में है। इसके महादेवी वर्मा जी के विषय में है भी। अगली है, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्म जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। क्या भाई? कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये तो सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में है। इसके सुमित्रानंदन पंत के विषय में है ये। आगे है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद के विषय में, किसके? जयशंकर प्रसाद के विषय में है भाई। क्या भाई? इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। ठीक है, तो देखो नीचे सूची दे रखी है, तो इनका मिलान करते हैं। तो देखो ए है, ए का रामकुमार वर्मा 2 पे आए हैं, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, और भाई बी का, इसमें महादेवी वर्मा लिख रखा मैंने, महादेवी वर्मा 1 पे है, महादेवी वर्मा बी का 1 हो गया। सी कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी थे, तो सी का 3 हो गया। तो डी पे जयशंकर प्रसाद थे ना, जयशंकर प्रसाद हैं डी पे, तो डी पे 4 हो गया भाई। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2 हो गया भाई, और बी का 1, ए का 2, बी का 1, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो कर लेंगे भाई हम प्रयोग इसका। तो पश्चिमी हिंदी ये कहाँ पे बोली जाती है? ये गाजियापुर में बोली जाती है। ठीक है, यानी 1 का 4। मध्यवर्ती पहाड़ी ये शिमला में बोली जाती है, 1 बी का 3। भोजपुरी ये पटना में भी, सी का 2। मगही ये बिलासपुर में, तो डी का 4। क्या भाई? डी का 4। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से संबंधित भी करना है। तो देखते हैं भाई, जो राग दरबारी है, ठीक है, ये किस प्रदेश से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? शिवपालगंज से, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अंतिम अरण्य, जो अंतिम अरण्य है ये बहादुरगंज से है भाई। ठीक है, यानी बी का 1। बसंती ये महानगर दिल्ली से है, महानगर दिल्ली से है, यानी सी का 5 हो गया। और कोरजा, जो कोरजा है ये बस्तर मध्य प्रदेश से संबंधित है, बस्तर मध्य प्रदेश से संबंधित है भैया। ठीक है, और राग दरबारी किसका उपन्यास है? ये श्री लाल शुक्ल जी का है, और 1968 में ये लिखा गया था। ठीक है, अंतिम अरण्य किसका है? निर्मल वर्मा का है। ठीक है, और ये 2000 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको भाई। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4 बी का 1।
सी ऑप्शन ठीक रहेगा। सी का 5 था, डी का 2 था। अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां दे रखी है और उनके रचयिताओं के साथ हमको सुमेलित करना है भाई। तो देखते हैं काव्य पंक्तियां और उनके रचयिता। नहीं, सेकंड पहली है जाके मुँह माथा नहीं ना ही रूप करूप। क्या भाई, जाके मुँह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये हमारे सूरदास की पंक्ति रहेगी भाई। तो ए का 2। अगला है ओ मन जानी कबित अस कीन्हा मकू यह रहे जगत में है चीना। तो ये किसकी पंक्ति रहेगी? ये कबीरदास की पंक्ति रहेगी, यानी बी का 3 भी। ओ मन जानी कबित अस कीन्हा मकू यह रहे जगत में चीना। अगला है हरि है राजनीति पढ़ी आए। क्या भाई, हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो ये रामानंद जी की रहेंगी। सी का 4। आगे है नमामि शमामि नमामि समीसान निर्वाण रूपण विभु व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूप। तो ये किसकी है? तुलसीदास की है भैया। तो डी का 5। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। ए का 2, बी का 3। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4, डी का 5। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित करना है भाई। ठीक है, तो इनको सुमेलित करते हैं। सुरेंद्र वर्मा, ठीक है, जो सुरेंद्र वर्मा है इनका नाटक कौन सा है? इनका सेतुबंध। तो ए का 3। हमीदुल्ला का है दरिंदे, यानी 5, बी का 5। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस है मरजीवा। ठीक है, मरजीवा इनका नाटक है मुद्रा राक्षस का। तो सी का 4। शंकर शेष पोस्टर। क्या भी शंकर शेष का क्या है? पोस्टर है। ठीक है, और सुरेंद्र वर्मा की तो आपको पता है द्रौपदी है, सेतुबंध है, नायक खलनायक विदूषक है, काफ़ी बार पूछा गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 8वां शक, तो इनका काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है नाटक रहा है। छोटे सैयद बड़े सैयद ये भी, ठीक है, और शकुंतला की अंगूठी, काफ़ी बार ये महत्वपूर्ण इनके नाटक है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और मुद्रा राक्षस का आपको सबसे फेमस नाटक है इनका तिलचट्टा। ठीक है, कौन सा? तिलचट्टा। यहाँ पे क्या दिया गया है? मरजीवा। ठीक है, और शंकर शेष का एक हमारे जिस नेट में भी लगा हुआ इनका नाटक एक और द्रोणाचार्य, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अरे मायावी सरोवर, ये पीछे भी आया हुआ था इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे मायावी सरोवर, तो ये किसका है नाटक? ये है हमारे शंकर शेष का। ये पीछे आया हुआ था, मैंने इसलिए नहीं आपको बताया था भाई। तो देखो ए का 3, बी का 5। ए का 3 हो गया, बी का 5, सी का 4, डी का 2। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचक दे रखे हैं, कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, ए बी सी डी 4 ही दे रखे हैं और नीचे कृतियाँ दे रखी है 5। जो लक्ष्मीकांत वर्मा है इनकी है नई कविता के प्रतिमान। क्या है भाई? नई कविता के प्रतिमान, यानी ए का 2 हो गया। तो और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है, इनका कामायनी का पूर्ण मूल्यांकन। क्या भाई? कामायनी का पूर्ण मूल्यांकन। तो बी का 3 हो गया। आगे है शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान है, इनकी रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। क्या है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ठीक है, तो 5, सी का 5 हो गया। शिव कुमार मिश्र जी है, इनका है भक्ति काव्य और लोक जीवन। क्या है? भक्ति काव्य और लोक जीवन भाई। तो ए, तो ए का 2, बी का 3, सी का 5, डी का 1। ए का 2, बी का 3। अरे राम रे, कहाँ पहुँच गया? 84 पे आ गए हम। ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा। ए का 2, बी का 3 था, सी का 5 था, डी का 1 था। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला 85वां क्वेश्चन
निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों को, क्या भाई, निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों को पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखते हैं, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, क्या भाई, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र किसमें है? ये है आत्मजयी में। किसमें है भाई? आत्मजयी में। एक बार भाई मैं सभी के सभी को इकट्ठा ले लूँगी, सभी को अच्छी प्रकार से आपको दिख जाएगा। तो मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र किसमें है भाई? ये आत्मजयी में है, आत्मजयी नचिकेता। तो 1 का 4। कामाध्यात्मक के प्रश्न से जूझता पात्र ये किससे है? ये जयद्रथ वध का कर्ण से है। किससे भाई? नहीं भाई, ये उर्वशी के पूर्वा से आएगा। 1 B का 3 आएगा। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र संशय की एक रात। C का 2। अपनी दुर्बलताओं से संघर्षित पात्र तो D का कमायनी का मनो। 1 का 4 हो गया भाई, देखो ये रहा 1 का 4, B का 5, C का 2, D का 1। इसी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए भाई। और देखते हैं, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है ये भोगवादी हैं। तो 1 का 4। मलुकदास एकेश्वरवादी है। कन्हप्पा ये निरीश्वरवादी हैं, यानी 2। कुतुबन ये है मधुरोपासक है भाई। कुतुबन क्या है? मधुरोपासक है। तो D का 3 है। स्वामी हरिदासी भोगविलास से, हरिदास भोगवादी हैं। मलुकदास एकेश्वरवादी है। कन्हप्पा क्या थे भाई? निरीश्वरवादी थे। और कुतुबन क्या था? मधुरोपासक थे। तो A का 4 हो गया, B का 5। A का 4, B का 5 भाई। तो अपना D ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। देखते हैं, भाषा भूषण ये किसका? जसवंत का है। किसका भाषा भूषण? जसवंत का है भाई। ठीक है। अलंकार पंचाशिका ये किसका है? ये है मतीराम का। तो B का 1। विष्णुपद कीर्तन इनका कौन सा है? इनका है रसनिधि। रसनिधि का भैया विष्णुपद कीर्तन। तो C का 5। रस विलास किसका है? तो रस विलास है चिंतामणि का। तो D का 4। A का 3, B का 1 भाई। A का 3 हो गया, B का 1 हो गया। D ऑप्शन अपना ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंध संग्रह को लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, बकलम खुद। बकलम खुद किसका है भाई? निबंध नामवर सिंह का है। तो D का 3। बबूल और कैक्टस बबूल और कैक्टस किसका है? रामदर्श मिश्र जी का है। बबूल और कैक्टस निबंध है रामदर्श मिश्र जी का। विचार और वितर्क है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कन्यादान है अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। तो A का 2, B का 4। A का 3 था भाई और B का 4 था। A का 3, B का 4, C का 1, D का 5। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करना है। कवि दे रखे और जन्म स्थानों के साथ सुमेलित करना है भाई, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था भाई। तो A का 4। दादू दयाल का कहाँ हुआ था? दौसा में। कहाँ हुआ था? दौसा में हुआ था भाई। दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? हमारा अहमदाबाद में हुआ था। सॉरी, अहमदाबाद में हुआ था दादू दयाल का। तो B का 1। और धर्मदास का कहाँ पे हुआ था? ये है बांधवगढ़ में। धर्मदास का बांधवगढ़ में हुआ था। C का 3। और सुंदरदास का कहाँ हुआ था? ये दौसा में हुआ था भाई। ठीक है, सुंदरदास का दौसा में हुआ था। तो गुरु नानक का तलवंडी, दादू दयाल का अहमदाबाद, धर्मदास का बांधवगढ़ और सुंदरदास का दौसा।
तो भाई ए का 4 बी का 1, ए का 4 हो गया, ए का 4 2 में है, बी का 1 ये रहा, सी का 3, डी का 2। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, वर्ण विषय के साथ इनको सुमेलित करना है, तो करते हैं। नाचो बहुत गोपाला, नाचो बहुत गोपाला भाई ये है दलित जीवन पर आधारित। क्या है? दलित जीवन पर आधारित है, यानी ई का 3 हो गया। सूरज का 7वां घोड़ा, जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो इलाहाबाद का प्रवेश उसमें दिखाया गया है, तो बी का 1 हो गया। मुझे चांद चाहिए, जो मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार है इसमें। क्या भाई? रंगमंच और सिनेमा संसार है। गली आगे मुड़ती है, क्या भाई? गली आगे मुड़ती है, इसमें है वाराणसी का शैक्षिक परिसर, वाराणसी का शैक्षिक परिसर है भाई, गली आगे मुड़ती है। ठीक है, तो डी का क्या हो गया? 5 हो गया। और गली आगे मुड़ती है किसका है भाई ये? तो ये है हमारे शिव प्रसाद सिंह का है भाई। क्या है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास रहेगा। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है भाई। और सूरज का 7वां घोड़ा किसका रहेगा? धर्मवीर भारती का रहेगा। और नाचो बहुत गोपाला किसका रहेगा? अमृतलाल नागर का रहेगा। तो नाचो बहुत गोपाला का ए का 3 हो गया, बी का 1, ए का 3 है, बी का 1 है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेख के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं। कितना अकेला आकाश, ये कमलेश्वर का है। कितना अकेला आकाश किसका है? ये कमलेश्वर का है भाई। ए का 2 हो गया। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, क्या भाई? जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, ये है रमेश चंद्र साहा का, यानी बी का 3 हो गया। आंखों देखा पाकिस्तान, ये नरेश मेहता का है भाई। आंखों देखा पाकिस्तान, नरेश मेहता, यानी सी का 4 हो गया। अंतहीन आकाश, ये नासिरा शर्मा का हो गया। अंतहीन आकाश नासिरा शर्मा का, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, पात्र है, देखो पात्र का मिलान करना है कहानियों के साथ। तो गदल में कौन है भाई पात्र? मिहिरलाल। कौन है? मिहिरलाल, ए का 4। गदल में मिहिरलाल। गुल की बन्नो, मिन्नी है, यानी बी का 2। पिसनरी का कुआं, इसकी है गोमती, सी का 1। एक ठहरा हुआ चाकू, निहाल है इसका। कहानी है भाई ये, सारी की सारी क्या है? कहानियाँ हैं। ठीक है, और देखो जो गदल कहानी है ये किसकी है? ये रागे राघव जी की है। गुल की बन्नो किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती की है। पिसनरी का कुआं प्रेमचंद्र जी का है, कहानी है, सॉरी। एक ठहरा हुआ चाकू मोहरा की इसकी कहानी रहेगी। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1। तो यही ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, तो करते हैं भाई। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी है दिल्ली। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? दिल्ली है, कल भी आया था ये। राम कुमार वर्मा, एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी, पथिक, एकलव्य का 1 है भैया। केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है, क्या भाई? जमीन पक रही है। तो ए का 4, बी का 1। ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 2, डी का 3। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो नदी की बाग पर छाया, क्या भाई? नदी की बाग पर छाया। एक मिनट पे, जो ये
94वां क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, कविताओं को क्या है, उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है, तो करते हैं। नीचे कोट दे रखा है, नदी की बाग पर छाया, तो ये किसकी है, अज्ञे जी की है भाई। नदी की बाग पर छाया, अज्ञे जी की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, क्या भाई, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, तो बी का 3 हो गया। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है, यानी सी का 4 हो गया। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, तो डी का 1, ए का 2, बी का 3, ए का 2 हो गया भाई का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इनको भी भाई। अलंकार प्रकाश, जो अलंकार प्रकाश है ये भूषण जी की रचना है, यानी ए का 4। अंग दर्पण रसलीन की है, बी का 1। आलम केली आलम की है, सी का 2। रतन हजारा रसनिधि की है, यानी डी का 4 भाई। तो ए का 5, बी का 1, ए का 5, बी का 1, ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2, डी का 4, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे भाई 96 से 100 तक क्वेश्चन है। एक हमारा अवतरण दे रखा है, यानी एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर हमें अपने 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। बिंबवाद बहुत से विखंडन क्षणों का एक समुच्चय होता है। क्या भाई, जो बिंबवाद है वो बहुत से विश्रंखलन क्षणों का एक समुच्चय होता है। उसका आधार जीवन और जगत की अनेकता में है। इसके विपरीत प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बाधक होता है। इसके विपरीत प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोधक होता है। इसलिए प्रतीकों की योजना में जाने अनजाने एक तार्किक संगति अवश्य रहती है, परंतु बिंब विधान में तार्किक संगति का पाया जाना लगभग असंभव है, और यदि पाए भी जाती है तो वह उसकी तीव्रता को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। प्रतीक का स्रोत कवि के व्यक्तिगत अनुसंगों में हो सकता है, परंतु उसका आकलन अनुसांगिक नियमों के आधार पर नहीं होता। उस निर्माण में अज्ञात रूप से ही सही एक प्रकार की अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा अवश्य रहती है, परंतु बिंब का संपूर्ण ढांचा अनुसंगिक नियमों के द्वारा बुना जाता है। इसलिए उसके संगठन में प्राय अबौद्धिकता, अंतर्विरोध और व्यक्तिक्रम पाया जाता है। प्रतीक मूर्त और अमूर्त दोनों ही हो सकते हैं। प्रतीक के विषय में बताया गया है, प्रतीक मूर्त भी हो सकता है और अमूर्त भी हो सकता है। इसके विपरीत बिंब के लिए ज्ञानेंद्रियों के किसी भी स्तर पर मूर्त होना आवश्यक है। क्या भी, और बिंब के लिए ज्ञानेंद्रिय के किसी भी स्तर पर मूर्त होना आवश्यक है। आगे है, यह मूर्तता केवल दृष्टि विषयक ही नहीं होती, नाद, घ्राण और स्वाद परक हो सकती है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता, केवल संकेत द्वारा उसकी किसी विशेषता को ध्वनिगत करता है। इसलिए प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग और एकांत रूप से भी संभव हो सकता है, पर बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। भाई, ये क्या था, अपना एक अवतरण था। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, नहीं भाई। प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रतीक में क्या है, तार्किक संगति अवश्य, सॉरी एक मिनट नहीं है पूछा इसमें। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, ठीक है, ऊपर आधा। प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है। आगे, प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप से संभव है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बी क्या है इसमें गलत है। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले गलत पूछ रखा था, अब क्या पूछ रखा है, सही पूछ रखा है भाई। तो देखते हैं। बिंब ज्ञानेंद्रियों से असंबद्ध होता है। मूर्तता नाद घ्राण या संवाद से संबंधित नहीं होती। बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। ये तीनों क्या है, गलत है। बिंब की मूर्तता केवल दृष्टि विषयक होती है। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो बिंब विधान में तार्किक संगति रहती है। ये क्या है हमारा, गलत है भाई। बिंब ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर मूर्त नहीं होता, ये भी गलत है। बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। ये क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो 98 का सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, प्रतीक के आंकलन का आधार क्या है। जो प्रतीक है उसके आंकलन का आधार क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। ठीक है, देखते हैं आगे। व्यक्तिगत अनुसंग। आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर अनिवार्यता मूर्त होना या वस्तु का चित्रांकन करना, ये प्रतीक के आंकलन का आधार है। वस्तु का चित्रांकन करना। अगला है 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या भाई, सही कथन हमें बताना है। बिंब का ढांचा अनुसांगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। ये क्या है, गलत है। बिंब के संगठन में अबौधिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको यूजीसी नेट का जो 2018 का पेपर था दिसंबर का, वो कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।